रिकॉर्ड का पूरा किसानों का पक्का डिजिटलाइजेशन होगा। ये सही बात है कि व्यापारी बिहार से खरीद के पंजाब में ले जाके लूट रहे थे, ये कोई गलत बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है एमएसपी के नाम पर, और सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा था और हजारों करोड़ का घोटाला वहां के जो कमीशन एजेंट थे वो कर रहे थे। अब डिजिटलाइजेशन होगा, पक्का रिकॉर्ड होगा, किसान की जो पासबुक है तभी खरीद होगी, नहीं तो नहीं होगी ऐसे फर्जीवाड़े से। तभी सुधार होगा डिजिटलाइजेशन से, जो सरकार ने इस बजट में किया है। ये जो काला धंधा हो रहा था किसानों के नाम पर, वो दूर हो जाएगा। चलिए, राकेश टिकैत जी से शायद संपर्क भी हमारा टूट गया, लेकिन बात यह कि वो गारंटी कानून, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। बजट का मसला था कि एमएसपी के लिए आवंटन कितना है, वो आवंटन बढ़ाया गया है, और वो आवंटन इसी उद्देश्य से बढ़ाया गया है कि किसानों को और एमएसपी पे खरीद हो सके। उसमें जो त्रुटियां हैं या उनको उसमें जो धांधली होती है, अगर होती है, तो वो एक मसला है जो शायद डिजिटाइजेशन से बदल सकता है। रजत जी, ये एमएसपी का एलोकेशन ही बढ़ाना वो दिखाता है सरकार का कि एक जो बात की थी कि भाई एमएसपी पे खरीद होगी, वो उस दिशा में तो सरकार अभी भी कायम है। देखिए, बार बार इसी चीज की बात होती है कि कानून बने, और ये शायद इस विषय को कई बार चर्चा में भी आया है कि अगर आप कानून बना के फिक्स कर देंगे एमएसपी तो उसमें भी समस्या है। तो आप लिखेंगे क्या कानून में कि एमएसपी करेंगे बट किस प्राइस पे? अगर आप जब तक प्राइस ही लॉक इन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं, और हर साल दर साल बदलना पड़ेगा उसको। क्योंकि अगर आप पिछला 5-6 सालों को भी देखें, हर बजट में हर बार एमएसपी को बढ़ाया ही गया है। तो और कोई ऐसा स्पीच नहीं है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का जिसमें कि एमएसपी के बारे में अच्छे से चर्चा ना की गई हो। तो मुझे लगता है कि एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है देश के बीच में और सरकार के बीच में कि एमएसपी देना है, साल दर साल एमएसपी की प्रोक्योरमेंट को और बढ़िया करना है और उसकी मात्रा को भी बढ़ाना है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जिद वाली बात रहती है जिसमें राकेश जी लगातार जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं ये कानून हो। आप खुद ही बता दें कि कानून को कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, और फिर क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होगी? वो शायद सवाल इसलिए उठा क्योंकि जब ये कृषि कानून आए और जब वो आंदोलन चला तो ये बात फैली, अब फैलाएगी या जो भी हुआ, लेकिन ये बात फैली कि भाई एमएसपी ही जाने वाला है, इसलिए अब आपको ऐसे आवाजों की बात को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि सरकार लगातार इस चीज को बोल रही थी कि एमएसपी को नहीं टच किया जाएगा, और वही हुआ। इस बार भी बजट में डाला गया और अच्छी खासी मात्रा में डाला गया। नहीं, इसमें एक बात और जो उन्होंने बोली वो उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया कि जो साइफनिंग ऑफ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उससे तो सारी प्लान डिमोलिश हो जाएगा। उसको कैसे रोका जाए? एक होता है एलोकेशन, और एलोकेशन सही पहुंचना। यस, ये सिर्फ कृषि क्षेत्र का मसला नहीं है, तो हर क्षेत्र का मसला है। वो सही पहुंचे एलोकेशन, वो तो निहायत जरूरी है। लेकिन इस बात पे अब ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चाहे कितनी स्कीम बनाते रहो आप, अब वो तो सपने बन के रह जाएंगे, क्योंकि सारा पर्पस ये था कि स्कीम बनाई जाए। अब बजट में चूंकि डायरेक्ट रिलीफ मिला नहीं, ये कहा गया कि भाई हमने प्लान एक्सपेंडिचर बहुत किया है, वो प्लान एक्सपेंडिचर पहुंचे नहीं जहां पर होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नॉन कैपिटल है, वो पहुंचे नहीं, तो कैसे बात बनेगी? नहीं, तो ऐसा नहीं है। बजट्स के रिवाइज एस्टिमेट्स आते रहते हैं, आप पिछले साल का भी देख सकते हैं कि कितना एमएसपी का उसमें जो सबसे बड़ी बात थी फर्जीवाड़ा को कैसे रोका जाए। देखिए, पहली बार मुझे ऐसा लगता है, मैं आखिरी छोटी सी बात रखूंगा कि पंजाब में और हरियाणा में पहली बार किसानों को डायरेक्ट एमएसपी उनके अकाउंट में दिया गया। बड़ा हल्ला हुआ उस पे, सारे बिचौलिए जो थे वो चाहते थे कि पहले उनके पास आए, वहां से फिर वो आगे बढ़ाएं पैसों को। यही तो सब गड़बड़ था। अब सबसे ज्यादा तो डिजिटल ट्रांसफर अगर होता है। एक बहुत बड़ी बात जो अब है वो, अगर डिजिटाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है सारे रिकॉर्ड की, तो जिस तरह से आज मॉनेटरी अकाउंट्स को भी कंट्रोल किया जाता है पासबुक की तरह, तो शायद वो फर्जीवाड़े को रोकने की बात हो सकती है। देखिए किशोर जी, किस तरह की स्कीम लाते हैं कि आज उन लोगों का जिन्होंने झूठ बोला इस देश के किसानों को और ये कहा कि सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है, तो कितना बड़ा किसानों को, भोले भाले किसानों को झूठ बोला ना, इस तरीके से धोखा दिया। सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, सरकार ने रबी का बढ़ाया, खरीफ का बढ़ाया, बराबर सरकार उस तरीके से आगे बढ़ रही है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एमएसपी का पैसा गरीब किसान के पास जाएगा, उससे फिर वो बाजार में आएगा। नहीं, एक ये था कि भाई एमएसपी की घोषणा हो जाती है लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं होती, खरीद होती है। हाँ, अब हो रही है। पिछले साल का खर्चा उठा के देखिए, उसमें तो पहले एक पॉइंट ये रखा जाता था, दूसरा ये रखा जाता। अब वो जब हुआ कि भाई वो तो आवंटन ही बढ़ा दिया, तो अब कह रहे हैं कि भाई वो जो होती है उसमें फ्रॉड हो जाता है। तो जो फ्रॉड कर रहे थे वही तो आंदोलन कर रहे थे। फ्रॉड ये हो रहा था कि बिहार में धान की खरीद, बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपसे बता रहा हूं, तमाम पंजाब के बिचौलिए, पूरी चेन
पूरे ट्रकों का काफिला भर भर के और वहां से आधे पौने दामों पे खरीद के, और पंजाब में आपूर्ति की जा रही थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और क्या कहा जा रहा था कि पंजाब के किसानों का धान है। तो ये जो हो रहा था ये सिर्फ पंजाब में ही हो रहा था ज्यादातर, और हरियाणा में हो रहा था। बाकी देश के किसान भी तो हैं, उनका भी सबका अधिकार। अब जब डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे देने के लिए सरकार ने कहा, तो पंजाब के लोगों ने इस पे आपत्ति उठाई सबसे ज्यादा। चार पर वो कह रहे थे ना कि बिहार में तो फिर वो खरीद ही नहीं हो रही एमएसपी पे। नहीं कहा नहीं हो रही खरीद, यही तो खरीद के ला रहे थे। ये जो बाजार खोलने की बात है, हम 30 सालों से सरकारों से निवेदन करते आ रहे। राकेश के पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खुद पूरे जीवन भर लड़ते रहे कि भाई इन बिचौलियों से पीछा छुड़ाइए, इन दलालों ने लूट लिया। अब बाजार खुलना इसलिए जरूरी है देखिए, जब कंपटीशन होगा किशोर जी, तो उत्पादन करने वाले को उसका लाभ जरूर मिलता है। चलिए मैं लौटता हूं मोनोपोली इस पॉइंट पर लौटता हूं। नितिन गडकरी जी को सुन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब पर्वतमाला ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा, और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। नितिन गडकरी। चलिए, खैर कृषि की बात की, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। एक और चीज जिसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर शायद दोबारा उसको एम्फसाइज करने की जरूरत है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी को क्या लीगल किया जा रहा है, या क्रिप्टो करेंसी को लीगल एम्बिट में लाने की ये कोशिश है, उस पर टैक्स लगा के? आप कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मानना ये है कि 2 बातें आज इंट्रोड्यूस की हैं। पहली बात तो एक सरकार खुद एक डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस कर रही है। हाँ। तो इसका मतलब एक संकेत सरकार की तरफ से आ गया कि जो भी वर्चुअल करेंसी है वो हम लीगलाइज करेंसी ही इशू कर रहे हैं। वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल करेंसी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो वर्चुअल करेंसी है जिसको वर्चुअल डिजिटल असेट बोला जा रहा है बजट के बीच में, अगर उसकी खरीद बेच से किसी को कोई मुनाफा होता है, उस पर सीधा 30% टैक्स लगाने का प्रावधान। इसमें लोगों को मतलब ऐसा देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, अनाप शनाप मुनाफा भी हुआ। बिल्कुल, और उस मुनाफे पे टैक्स लगना ही चाहिए, और उसका पता ही नहीं है कि वो कैसे उस पर टैक्स दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसको नंबर 1 में किया जा रहा है, नंबर 2 में किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि वो लीगल है इलीगल है, तो वो बताया कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो इसलिए उतना कम से कम इन्होंने क्लियर कर दिया कि उस पर टैक्स लगेगा। अब वो लीगल है। अब ये स्टेटमेंट अभी हम टैक्स लगेगा तो टैक्स तो उसी चीज पे लगेगा ना जो आपने सरकार ने अलाउ किया है कि हो सकता है। अगर खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती तो टैक्स तो बात की बात है। देखिए, जहां तक टैक्स की बात है, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करके ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो मैं मानता हूं, टैक्स तो चाहे इनकम लीगल हो या इलीगल हो, दोनों पे देना होता है। अब कोई स्मगलिंग कर रहा है, उससे इनकम कमाता है, तो थोड़ी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा ही। तो अभी सिर्फ ये कह देना कि इट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इट इज लीगलाइज, आई थिंक वी आर टू फास्ट जंपिंग ऑन इट। देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मत है, और मैं कई सारे जो इसमें थिंक टैंक्स हैं इसमें उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सरकार को जल्दी से प्रीएम्प्टिवली, पॉलिसी नहीं आई है अभी क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन उसके पहले भी ये टैक्स की बात लानी पड़ी,
उसका कारण ये था कि कई सारे इन्वेस्टर्स विंडफॉल प्रॉफिट्स लेके हटना चाह रहे थे इंडस्ट्री से कि चलिए अभी हो सकता है आगे बैन हो जाए तो हम लोग